हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पॉलिटी की श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी है और इस श्रृंखला में हम लोग पहले चैप्टर पढ़ते हैं या ये कहे सेक्शन पढ़ते हैं और उस सेक्शन से संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं यूपीएससी के द्वारा या किसी भी स्टेट पीसीएस के द्वारा, तो हम लोग उसे सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोग काम की चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सेशन में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में और संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ा था, यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रमुख एमसीक्यूज हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ठीक है, हमारे विकल्प हैं लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम सभी लोग जानते हैं कि जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन, हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में संपन्न हुआ था और इस 1976 में 3 सिद्धांत जोड़े गए थे। 3 सिद्धांत जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो चलिए केवल इतना तो था नहीं, केवल इतना तो था नहीं। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष इसमें आ जा रहा है या पंथ निरपेक्ष आ जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये होगा। क्यों होगा? ऑप्शन सी सही है। क्यों होगा? क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है उसमें समाजवादी सिद्धांत की बात करी गई है। ठीक है, तो जब अब हम बात करें कि 26 जनवरी 1950 को या जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में किसका उल्लेख किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करी गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मतलब जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनका विचार कहाँ प्रतिबिंबित होता है? ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में। तो हम सभी जानते हैं कि जो मूल उद्देशिका है हमारा, वहाँ पे उसमें भारत के संविधान निर्माताओं का जो स्वप्न था वो प्रकट होता है कि भारत को भविष्य में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके का देश बनाना है। तो ये सारी बातें कहाँ परिलक्षित होते हैं? ये सारी बातें उद्देशिका में परिलक्षित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, अब देखिए यहाँ भ्रातृत्व की बात करी गई है। इससे आपके अगर हिंदी वर्जन आप देखेंगे तो यहाँ उसमें आपके बंधुत्व तो लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए बुक में अब देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करी जाती है। 3 प्रकार के न्याय की बात करी जाती है। अगर हम लोग एलिमिनेट भी करें तो सबसे पहले 3 होना चाहिए, तो 3 किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इससे सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग एलिमिनेशन पे नहीं जाते, हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता की बात करती है। समानता 2 प्रकार की समानता की बात करते हैं। और भ्रातृत्व की अगर हम बात करें या बंधुत्व की बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली, सुनिश्चित करने वाली, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बंधुत्व भी एक प्रकार का है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए सही होगा। 3, 5, 2, 1। क्या? 3, 5, 2, 1। ठीक, अगर हम लोग अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न घोषित किया गया है। ठीक, इसका मतलब ये है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। सार्वभौम का मतलब एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी है। जब आप पढ़ेंगे, शुरुआत इन्हीं शब्दों से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो इस क्रम में आप देखेंगे तो ये पूरी बातें आ जाती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पे हमें विचार करना है और विचार करके उसी क्रम में हमें लिखना भी है जिस क्रम में इनका उल्लेख किया गया है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग 4-5 बार पढ़ेंगे, एक मोटा हिसाब बन जाएगा, तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते। तो समाजवादी की बात करी गई है, प्रजातांत्रिक की बात करी गई है, तीसरा जो है सार्वभौमिक की बात करी गई है, और चौथे में ऑप्शन डी में जो हमारा है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो हम लोग अगर शुरुआत करें तो कैसे है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सार्वभौम ये पहले पे आ जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी दूसरे पे आ जाएगा, पंथ निरपेक्ष तीसरे पे आ जाएगा। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द लिख दिया गया है, प्रयोग किया गया है पेपर में, लेकिन सही अगर हम लोग देखें भारत के संदर्भ में तो पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र को हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं, तो ये चौथे क्रम पे ये आएगा। ठीक है, तो CADB, क्या CADB कहाँ पे है, CADB पहले में ही है, ऑप्शन ए सही है, CADB। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। हम लोगों ने विस्तार से इसके बारे में बात किया है कि जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था, 1976 के द्वारा क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। इसी के साथ, इसी समाजवादी शब्द के साथ दो और शब्द जोड़े गए थे। हम लोग कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। क्या, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और इसके साथ क्या जोड़ा गया था, और अखंडता जोड़ा गया था। क्या, अखंडता। तो आप जानते भी हैं, और यहाँ पे हम लोग देख भी लिया गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब देखिए, इसी क्रम का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। इसका लेने का मतलब कह सकते हैं कि निहितार्थ जो है ये है कि आप लोग ये समझे कि इस टॉपिक से, इस सेक्शन से या इस तरीके के प्रश्न बहुतायत पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस वही है, प्रश्नों को और धीरे धीरे क्लिष्ट किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस वही है, तो इसलिए वही पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, हम लोगों ने इसके पहले देख लिया है। ठीक है, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और इसमें अगर यहाँ पे है नहीं, लेकिन और यहीं पे भी देख लेते हैं, अखंडता, ये तीसरा सिद्धांत है, यह भी जोड़ा गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए किनके द्वारा, 39वें संशोधन के द्वारा, 41वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, या 44वें संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा जोड़े गए, हम सभी ने देखा कि यह 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह क्या किया गया, जोड़ा गया हमारे संविधान के प्रियम्बल में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम अगले प्रश्न पे देखें तो निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ये जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, हमें यह बताना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हो गया, संविधान की प्रस्तावना हो गई, 9वीं अनुसूची हो गई, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगी।
तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा भी था, सबसे पहला यूएसए ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ मौलिक अधिकारों की बात करी थी। हालांकि जो दूसरा इसका ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करी गई है। 9वीं अनुसूची 1951 में जो है पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करी गई थी। इसमें लगभग कितने विषय हैं? 284 विषय हैं। ठीक, 284 विषय हैं। और इन 284 प्रविष्टियों की जो 24 अप्रैल 1973 के बाद इनमें जो भी शामिल किया गया है उनका क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 में है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। 1975 में सम्मिलित नहीं था, इसका मतलब क्या है? एक ही बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, एक ही बार किया गया है और एकमात्र बार किया गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं तो कब हुआ था? 1976 में ये संशोधन किया गया था। इनमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी जोड़ा गया था। ठीक है, आप कह सकते हैं समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इनमें क्या है? बंधुत्व पहले से है, संप्रभु पहले से है, समानता पहले से ही है, अखंडता इनमें से नहीं है। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, कई प्रश्न इस तरीके के पूछे गए हैं और हम लोगों ने चूंकि उन प्रश्नों को लिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको ये भी यही देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से कैसे प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते रहे। पढ़ने का सही तरीका बिल्कुल ही यही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? ठीक, अब देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। कैसे? इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। पहला आपका दे दिया समाजवाद, दूसरा दे दिया ग्राम स्वराज, तीसरा दे दिया पंथ निरपेक्षता और चौथा दे दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हमें सही उत्तर का चयन करके दिए गए कूट का प्रयोग करना। अब देखिए ये शब्द तो हमारे प्रस्तावना में बिल्कुल है ही नहीं, ये शब्द हमारे प्रियम्बल में है ही नहीं। ठीक है, चलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन यह कब से है? 26 नवंबर 1949 से ही यह इसमें प्रस्तावना में है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह है। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जो है ये 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हम लोग कई बार इस पे बात कर चुके। ठीक है, तो पहला और तीसरा जोड़ा गया है, पहला और तीसरा ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए हुए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आप अगर पिछला सेशन आप सब सेशन देख रहे हैं तो उसमें विस्तार से इन सब विषयों पे बात करी गई है कि कम से कम वहाँ पे आपके पीसीएस, ठीक है, जो स्टेट पीसीएस होते हैं वहाँ तक तो आसानी से हो जाएंगे, बल्कि आप यूपीएससी के प्रश्न भी करने में बहुत आराम से सक्षम होंगे। ठीक है, इस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव की अंतर्गतवा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, 13 ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव 13 दिसंबर को लाया गया था। 13 दिसंबर को लाया गया था 1946 में, और इसे एक्सेप्ट कब किया गया? इसे एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसे क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, जस्टिएबल है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। दूसरा कथन ये है, यह भी सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, जस्टिएबल नहीं है यह। ठीक, प्रस्तावना, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। जबकि हम लोगों ने देखा है हालांकि केशवानंद भारतीवाद 1973 के पहले यह था कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन इफ डिसीजन के बाद जब इसे
प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार कर लिया गया, तो उसमें यह बात कही गई कि जिस तरीके से भाई जब अंग स्वीकार कर लिया गया तो अगर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो हम लोग प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, आर्टिकल किसका 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इसमें संशोधन किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका संशोधन करते समय जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा इसका उल्लंघन क्या नहीं करना है, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, अगर चौथा देखें तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। सही बात है, ओवरराइड संविधान के किसी भी प्रावधान या किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को प्रस्तावना ओवरराइड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें केवल तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, बाकी सभी सही है। तो 1 2 4 कहाँ पे हैं? 1 2 4 हमारे ऑप्शन बी में है। चलिए ये सही हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप क्या है संविधान की प्रस्तावना का? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप हमने देखा क्या, यह जस्टिएबल नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप प्रस्तावना में शामिल किसी भी बात को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि प्रस्तावना में फला बात कही गई है लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए यह न्याय योग्य नहीं है, तो इसलिए यह लागू भी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने ये बात भी देखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, यह हमें यहाँ देना है। तो 26 नवंबर 1949 को जब प्रस्तावना जब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न, कौन से जो है कि कह सकते हैं कि सम्मिलित नहीं थे, कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो हम सभी ने देखा कि समाजवादी सम्मिलित नहीं था, अखंडता सम्मिलित नहीं था, पंथ निरपेक्षता सम्मिलित नहीं था, गणराज्य सम्मिलित था। तो कौन सम्मिलित नहीं था? 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख मतलब क्या? आमुख कहते हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, प्रेम्बल भी कहते हैं। ठीक है, ये तमाम जो है कि कई बार नाम अदल बदल के दे सकता है। ठीक है, तो क्या सुनिश्चित करना है, क्या सुनिश्चित करना है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। न्याय 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अवसर की समता भी क्या करना है? सुनिश्चित करना है, और व्यक्ति की गरिमा या प्रतिष्ठा भी सुनिश्चित करना है। तो सही उत्तर कौन सा है? चारों करना है, तो ऑप्शन डी सभी चारों इसमें से क्या होंगे? सही होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब कह सकते हैं कि जो भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करी गई है वह लोक में है, भारत के लोगों में निहित है। ठीक है, लोक मतलब क्या है? भारत के लोगों में निहित है। ठीक है, यह बात कही जा रही है इसमें, क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें प्रस्तावना याद रखना है, क्योंकि इस टॉपिक से जब प्रश्न आएंगे तो बाकी आपको केवल जो आप अगर आप 1 मिनट में भी पढ़ सकते हैं, 1 मिनट से कम समय में भी आप प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक अगर आपको याद हो जाएगी तो याद करने के बाद 1 मिनट से कम समय के टॉपिक से आप कई सारे प्रश्न कर सकते हैं। ठीक, तो हमें यह ध्यान देना है। तो भारत की जो प्रस्तावना है वह किससे आरंभ होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग से आरंभ होती है, हम भारत के लोग से, इस शब्द से आरंभ होती है। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, हम भारत के लोग शब्दों से। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का
सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत के संदर्भ में बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए, भारत में अनेक धर्म है, बात बिल्कुल सही है, भारत में अनेक धर्म हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का यह बात भाव प्रकट नहीं करता। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सही बात है, यह भी बात है, लेकिन यह धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त नहीं करता। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, यह भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव प्रकट नहीं करता। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों के प्रति, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या और भी कोई जिस भी धर्म के आप हो, सबके साथ जो भारत है, जो सबके साथ भारत एक समान रूप से व्यवहार करता है, यही भारत की धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द ऐसा है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित ही नहीं है? ठीक है, तो संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष भी है। ठीक है, संघीय वर्ड जो है फेडरल, संघीय का मतलब क्या होता है, फेडरल, और भारत फेडरल, संघीय का मतलब क्या होता है, फेडरल, और भारत के प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि भारत की प्रस्तावना में तब क्या उल्लेख है, तो भारत के प्रस्तावना में क्या आप ये कहें कि भारत के संविधान के आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या शब्द यूज किया गया है, संघ शब्द यूज किया गया है। संघ मतलब यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो संघीय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार प्रकट करने की है, विचार, विश्वास, आर्थिक, ये आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। ठीक, चलिए ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि जिन 3 न्यायों का उल्लेख किया गया है उनमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए, इस पे मैंने बात किया हुआ था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, जब प्रश्न सीधे सीधे ऐसे आएगा कि संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा उद्देशिका, और इस प्रश्न का भी उत्तर है उद्देशिका। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दे कि सर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार राज्य की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा क्या है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछ दे कि राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है, इन सब में अगर ये पूछ दे, विकल्प दे दे और प्रश्न ये दे दे कि राज्य की आत्मा के रूप में किसे संबोधित किया जाता है, तो राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है, DPSP। DPSP क्या है, राज्य की आत्मा क्या है, DPSP है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? अब देखिए, कई बार वही शब्द हुबहू नहीं देते। हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने पढ़ा है राजनीतिक, क्या पढ़ा है, राजनीतिक जन्मपत्री। हम लोगों ने राजनीतिक जन्मपत्री पढ़ा है, वही बात कही जा रही है। प्रजातांत्रिक गणतंत्र का जन्म कुंडली मतलब राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है?
के.एम. मुंशी ने कहा, किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने कहा है। अब हम विकल्प में देख लेते हैं के.एम. मुंशी जी कहाँ हैं। के.एम. मुंशी जी यहाँ पे हैं, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अब आगे देखते हैं, अगला है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? हम लोगों ने देखा था ना कि प्रस्तावना और संविधान पर जो भी प्रमुख टिप्पणियां हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है पिछले सेशन में, ठीक है। तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, ठीक है। अगला है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था? किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा नहीं है? किसमें किया था? बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। तो सबसे पहले जो किया गया था 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था बेरुबारी वाद में, ठीक है। यह कहा गया था कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें यह बात कही गई थी। अगर प्रश्न ये पूछे कि सबसे पहली बार किस वाद में यह कहा गया कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रियम्बल है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, पार्ट है। तो यह बात कही गई थी केशवानंद भारतीवाद में, यह बात कही गई थी केशवानंद भारतीवाद में 1973 में, ठीक है। चलिए, और इसी केशवानंद भारतीवाद में यह भी कहा गया था कि प्रियम्बल में क्या है? अमेंडमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वह ओवरराइड नहीं होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसके पहले सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम अगली टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।